गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विविन सर कॉमर्स क्लासेस। स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, हमने अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर्स डिस्कशन पर जो है ना डिस्कशन करना स्टार्ट कर रखा था, और हम बुक यूज कर रहे हैं डीके गोयल सर की सीबीएसई सिलेबस परफेक्ट 10+1 सैम्पल पेपर्स के नाम से। और ये बुक जो है क्लास 12 टर्म 1 के एग्जाम के लिए परफेक्ट बुक है। साथ साथ एक बुक मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस की थी, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी। उस बुक का भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दोनों की बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो अल्टीमेट हैं, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। आप जो मर्जी यूज करें दोनों में से। और इवन दो मैं बुक के बारे में यही कहूँगा कि बुक चाहे कोई भी हो, आपका कंसेप्ट जो है ना वो जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियरिटी है तो बुक चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, यू कैन सोल्व इजीली। और हमारी जो ये क्लासेज है ये कंसेप्ट क्लैरिटी क्लासेज है, ध्यान रखिएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ डिस्कस करता हूँ, साथ में आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मैक्सिमम लोगों को जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बोलिए, ताकि वो हमसे जुड़े रहें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है ना साथ साथ उनको मिलती रहे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब टर्म 2 जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे दोबारा से। और उन ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। आप इन वीडियोस को देख के अपना टर्म 2 का सिलेबस साथ साथ क्या करते रहें, कंप्लीट करते रहें। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के बचे हुए सेकंड हाफ को। और जो सैम्पल पेपर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे, सैम्पल पेपर 2 में हमने 27 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर 2 के बचे हुए 28 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपका बिजनेस स्टडी का पेपर है। ऑल द बेस्ट बिजनेस के लिए। सेकंड थिंग, आप जब अपने आंसर्स फिलअप करें तो प्लीज़ यूज़ द कैपिटल ABC, राइट। कैपिटल में फिल करें ताकि आपको जो है ना कंप्लीट तरीके से आपका इवेल्यूशन हो सके, कहीं किसी प्रकार की गलती के कोई चांसेस ना हो इवेल्यूएटर्स के द्वारा। नहीं तो A, B और D मैक्सिमम में तीनों वर्ड एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस बढ़ जाते थे। इसलिए सीबीएसई ने डिक्लेयर किया है, डिसीजन दिया है कि बच्चे OMR सीट को कैपिटल ABCD से फिल करें, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। C and D were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They decided that with effect from 1st January 2021, they would share profit and losses in the ratio 5:3. Question is belonging to the change in profit sharing ratio and goodwill valued is given 6,40,000 in adjustment entry। आपको ढूंढना है कि एडजस्टमेंट एंट्री में इनमें से कौन सी एंट्री करेक्ट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशो लिखिएगा, न्यू रेशो लिखिएगा। C and D का 3:2 और न्यू रेशो है 5:3। तो ये हो गया टोटल 5, ये टोटल 8। बेस इक्वल करिए, आपको कैलकुलेट करना है गेन और सेक्रीफाइस। तो ये आ जाएगा 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 5 40, और ये आ जाएगा हमारा 25:15 इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो आ गया। C जो है वो 1/40 गेन कर रहे हैं, और D जो है वो 1/40 सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो गेन कर रहे हैं वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो क्रेडिट। एंट्री C2D होनी चाहिए। और 1,40,000 है तो इंटू 1,40,000 करके देख लीजिए, ये आ गया 16,000 अमाउंट। तो C जो है वो डेबिट है, तो C डेबिट है, तो ये तो एंट्री नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। बचा कौन सा ऑप्शन, D। C डेबिट टू D, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ABC इक्वल पार्टनर्स हैं। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 5:4:3। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹6 लाख। अगेन इक्वल पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने चेंज किया, तो गुडविल अगेन दी है, और फिर से आपसे एंट्री पूछ लिया। तो इट इज सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप क्या करना है, आपको करना है बेसिकली कैलकुलेशन करना है गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABC का ओल्ड रेशो या न्यू रेशो। ये है 5 4 3, 5 4 3 9 12। ये इक्वल है तो मैं इसको 4 4 4 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, ये तो कुछ गेन सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहे, ये कर रहे हैं 1/12 गेन, और ये कर रहे हैं 1/12 सेक्रीफाइस। तो 60,000 में 6 लाख में 1/12 करते हैं तो 12 5 7 50,000 के साथ एंट्री देख लीजिए कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ, एक यहाँ, ये दोनों काट दीजिए। अब बचा क्या, A डेबिट किस में है, इसमें है, तो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है,
चित्रा एंड दीक्षा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3. Their balance sheet showed a balance of 3,50,000 in general reserve account and a debit balance of rupees 1,40,000 in profit and loss account. They now decided to share the future profits equally. उन्होंने भविष्य में इक्वल लाभ हानि बांटने का डिसीजन लिया है. Instead of closing the general reserve account and profit and loss account, it is decided to pass an adjustment entry for the same. In the adjustment entry आपको बतानी है. बड़ा इजी सा क्वेश्चन है. अगेन गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो का क्वेश्चन है आपका. ओल्ड रेशो है 4:3, न्यू रेशो है 1:1. तो ये हो गया 7, ये हो गया 2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें इसको. ये हो गया 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14. ठीक है, और इसको 7 से कराएंगे तो 7:7. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/14 सेक्रीफाइस एंड 1/14 गेन. सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, चित्रा एंड दीक्षा. सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, चित्रा. गेन कौन कर रही है, दीक्षा. तो दीक्षा डेबिट टू चित्रा यदि इन दोनों का नेट बैलेंस प्रॉफिट बनता है, और चित्रा डेबिट टू दीक्षा यदि इन दोनों का नेट बैलेंस लॉस बनता है, तो उसके हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे. चलिए, तो यहाँ पर 3,50,000 जनरल रिजर्व प्रॉफिट है और 1,40,000 डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का. तो डिसीजन दें इसमें से, तो 350 और 140 डिफरेंस लें इनमें से, तो ये आ गया हमारे पास 2,10,000. अब 2,10,000 हमारे पास बचा है प्रॉफिट यानी क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस बचा है 1/14. 1/14 क्या है, गेन और सेक्रीफाइस है. तो 7 दूनी 14 और 7 या 21, 2 एकम 2, 15,000 अमाउंट. कितनी आ जाएगी, 15,000 अमाउंट. तो 15,000 की तो 2 एंट्री है, तो इसको और इसको क्रॉस कर दीजिए. अब बात आती है कि प्रॉफिट बचा है, तो जो दीक्षा है वो डेबिट होगी, दीक्षा जो है वो डेबिट होगी, चित्रा जो है वो क्रेडिट होगी. तो चित्रा क्रेडिट एंड दीक्षा डेबिट. तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 2:1. सी एंड डी आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:4:1. गुडविल गिवन है 3,60,000 की. सी एंड डी ब्रिंग रिक्वायर्ड अमाउंट देख लेते हैं, सॉरी, गुडविल इन कैश. क्रेडिट विल बी गिवन टू. अब क्रेडिट किसको जाएगा, देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन था. क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ए और बी का ओल्ड रेशो, और नया रेशो दिया 3, 2, 4, 1 सी एंड डी का. तो ए का सेक्रीफाइस निकालें और बी का सेक्रीफाइस निकालें. तो ए का सेक्रीफाइस यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं, 2/3 माइनस में 3/3 और 2 5 और 4 9 और 1 10. तो इसको 10 बना लीजिए, या फिर एलसीएम 30 कर लीजिए. 30 एलसीएम आ गया. ओके, तो 10 दूनी 20 माइनस में 10 या 30 9, यह आ गया 11/30. और यहाँ बी का आ जाएगा हमारे पास 1/3 माइनस में 2/10, ये एलसीएम आ गया 30. तो 10 माइनस में 6, 4/30. तो ये आ गया 11:4. 11:4 क्या आ गया हमारे पास, सेक्रीफाइस रेशो आ गया. अब गुडविल है 3,60,000 रुपये की. तो 11:4 यानी कि 11 और 4 15, 15/30 हम ये कहें कि टोटल सेक्रीफाइस है. तो 3,60,000 में क्या करेंगे आप लोग, सेक्रीफाइस को कैलकुलेट कर लें 3,60,000 में. ठीक है, कैसे निकालते हैं ये देखते हैं. 3,60,000 में टोटल सेक्रीफाइस है 15/30. ठीक है, तो ये हो गया 1,80,000 का सेक्रीफाइस. और इसमें 11/30 और 4/30 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी आ जाएगी, 30 छिक्का 180, 6,000 और 4. ठीक है, 11 छिक 66,000 और 6 चौक 24,000 रुपये. क्लियर है, गलत कर दिया, हाँ जी गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया. इसको जो है ना 11/15 करें और 4/15 करें, तो ये डबल हो जाएगा हमारे पास. डबल अमाउंट में 1,32,000 और 48,000, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया ना सेक्रीफाइस. तो ये एंट्री चेक कर लीजिए, 1,32 और 48. ऑप्शन ए 1,32 ए का और 48 बी का. देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा सा कर दूं, एक बार आपको दोबारा से रिप्ले कर दूं. क्वेश्चन था कि भाई ए बी पार्टनर है और उनका रेशो दिया था, और सी और डी को एडमिट किया था, और ये कहा गया था कि इनका नया रेशो 3, 2, 4, 1 व्हाटएवर इट इज गिवन है. और
ये कहा गया था कि गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो हमारे पास 3,60,000 रुपये है। हमने ए और बी का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस निकाल लिया। टोटल सेक्रीफाइस आया 15/30। तो 3,60,000 में 15/30 जो गुडविल का शेयर है 1,80,000, वो कौन लेकर आया, सी और डी। अब सी और डी का अलग अलग शेयर अगर हम निकालते तो भी इतना ही बनता, तो हमने इकट्ठा निकाल लिया। उस शेयर को 11:4 में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और क्रेडिट किसको होना था, जो सेक्रीफाइस करे। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर, ए एंड बी। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11/15 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 30 से करने की बजाय, क्योंकि 30 तो कंप्लीट वैल्यू में से है। अगर इससे करते तो हम सीधा ले लेते 11/30 4/30 ऑफ 3,60,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ये देखते हैं एक बार। पी और क्यू पार्टनर है 9:7, 9:7 यानी 9:7 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हुए पार्टनर है। एंड आर इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विद 9/20 शेयर इन प्रॉफिट। और आर एक नया पार्टनर जो एडमिट किया गया 9/20 हिस्से के लिए, विच टेक्स 1/5 फ्रॉम पी एंड 1/4 फ्रॉम क्यू। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड 1,80,000। आर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब आर गुडविल की राशि नगद नहीं लाया है, तो एक बात तो क्लियर करें कि आर का करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। दूसरा, टोटल गुडविल 180 है, तो इसमें 9/20 शेयर एक बार कैलकुलेट कर लें कितना बनता है। तो 9/20 में, सॉरी 1,80,000 में 9/20 शेयर निकालते हैं, तो 0 से 0 9 81,000 रुपये कितना बनता है, 81,000 रुपये। अब 81,000 की एंट्री कौन कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है, तो पहली दो एंट्रियों को तो अब क्रॉस कर दे। अब इन दोनों एंट्रियों में सीधी सी बात है, आर डेबिट होना था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देख लें कि 9/20 में 1/5 फ्रॉम पी, एक 9/20 का 1/5 वो पी से ले रहा है, और 9/20 का ही 1/4 वो क्यू से ले रहा है। तो अगर 1/5 को मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो ये 20%, और 1/4 को परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो 25%। तो डेफिनेटली 81,000 गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसका मतलब है हमारा जो क्यू है उसके हिस्से में ज़्यादा आएगा। यहाँ पर 45-36 और यहाँ पर दिया 36-45, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है कैलकुलेट करने का। बाकी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेट होगा, ये अमाउंट आएगी कि नहीं आएगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, वेट करिए। चलिए देखिए, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर 9/20 का 1/5 शेयर तो पी दे रहे हैं, और 9/20 का 1/4 शेयर क्यू दे रहे हैं। ठीक है, कितना दे दिया इन्होंने, तो 9/100 और इन्होंने दे दिया 9/80। ठीक है, अब इसको अगर बेस इक्वल करें तो कितना आएगा बेस में, विच ही टेक्स 1/5 फ्रॉम पी एंड 1/4 फ्रॉम क्यू। ओके, एक बार थोड़ा सा इसको जो है ना दोबारा से करके देखते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे, एक बार इसको रब कर लेते हैं। ये हमने गलत कर लिया है यहाँ पर कैलकुलेशन में, स्पष्ट क्या लिखा है एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई जो शेयर है 9/20 वो 1/5 तो पी से लेता है और 1/4 क्यू से लेता है, यानी इसके ऑलरेडी दो हिस्से आपको करके दिए हैं, 1/5 और 1/4। ठीक है, इसको आप बेस इक्वल करें 4/4, 5/5, ये हो गया 4/20, ये हो गया 5/20। तो टोटल मिलाकर ही तो 9/20 बना, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हिस्सा आ जाएगा 4/20, 5/20। नाउ 81,000 को 4/20 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और 81,000 को 5/20 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा, 36,000 और 45,000। करके दिखा दीजिए सर। लो भाई लो, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 81,000 इंटू 4/9 एंड 5/9। क्लियर, क्योंकि तो कंप्लीट में से है ना, तो रेशो तो यही बना 4:5। अगर मैं 4/20 और 5/20 लेता हूँ तो 180 से मल्टीप्लाई कराएं, और अगर रेशो लेके चलते हैं तो 81,000 से मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, ये आ गया 9 9 जा 81 एंड 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। क्लियर है। थोड़ा सा हमने कहीं क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर दी थी, थोड़ा कन्फ्यूजन रहा होगा। एक बार थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू पार्टनर है, 9:7 में लाभ हानि बांटते हुए पार्टनर है। आर इज एडमिटेड
सॉरी बीच में कोई आ गया था। मैं कह रहा था कि ये क्वेश्चन एक बार दोबारा समझते हैं। पी और क्यू पार्टनर हैं, 9:7 में लाभानी बांटते हैं। आर को हमने एडमिट किया है 9/20 शेयर के लिए, और जिसको कि वो 1/5 फ्रॉम पी से लेता है और 1/4 फ्रॉम क्यू लेता है। तो यानी 9/20 के 2 शेयर हमें कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो उनको आप रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए। रेशो बनेगा कितना, 1/5 4/4, 1/4 5/5, तो 4/20 5/20, 9/20 एंड 5/20, तो रेशो आ जाएगा 4:5। क्लियर है। अब इसमें 180 हमें क्या दी है, गुडविल दी है। इसमें मैंने 9/20 शेयर कैलकुलेट किया 81,000 आर का, उसको हमने बांट दिया 4:5 में, तो ये आ गया 36,000 एंड 45,000। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो जाएगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। करंट अकाउंट हम यूज करेंगे क्योंकि वो नगद में गुडविल नहीं लेकर आता। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, P एंड Q एंड R 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। S इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। P sacrifices 1/10 from his share in favor of S and remaining sacrifices was made by Q and R in the ratio of 2:1. S brings his share of goodwill rupees 60,000 in cash and R's share of goodwill will be। तो आपको R की गुडविल का शेयर बताना है। चलिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, P Q R। P तो सेक्रीफाइस करता है 1/10 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर, और बाकी जो बचा हुआ है वो सेक्रीफाइस कौन करता है, Q और R। किस रेशो में, 2:1 में। तो सबसे पहले देखिए S का शेयर कितना था, 1/5, उसमें से 1/10 किसने दे दिया, P ने दे दिया, तो बचा कितना 1/10। बेस इक्वल कर लेंगे ना इसका, 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2/10 माइनस 1/10 1/10। अब 1/10 को ये बांटते हैं 2:1 में, तो 1/10 को 2/3 और 1/3 करें तो ये आ गया 2/30 1/30। तो ये आ गया 2/30 1/30। इसको 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो रेशो जो बना हमारे पास दैट इज 3:2:1। दिस इज द सेक्रीफाइस रेशो ऑफ P Q R। ये तीनों का क्या बन गया, सेक्रीफाइस रेशो बन गया। अब हुआ क्या है, S ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल 60,000। S अपनी गुडविल का हिस्सा लेकर आया 60,000 रुपए। तो अगर उसकी गुडविल का हिस्सा ही 60,000 है तो 3 2 1 में बांट दे, कितना आ जाएगा 30 20 10। तो इसमें हमसे पूछा किसका हिस्सा गया है, R का हिस्सा, तो R का हिस्सा कितना आ गया 10,000 1/6। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, X लिमिटेड forfeited 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 8 कॉल्ड अप, ओके, ऑन विच मनु हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसने पेड किए 3 पर शेयर। ठीक है जी। ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइशूड टू सोनू एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर, और हमने इनको रीइशू कितने में कर दिया, 9 रुपये में 10 का मानते हुए। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आफ्टर द रेलिवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपसे शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट पूछा है, 500 शेयर थे, 300 रीइशूड कर दिए, बचे कितने 200। हमें मिले कितने पर शेयर, 3 रुपये। लीजिए, तो कितने हो गए 600 रुपीज़। तो 600 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जो बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस बचेगा कितना बचेगा, 600 रुपीज़ बचेगा आपके पास। इज इट क्लियर। कैसे निकाला सर, भैया नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फॉर फ्यूचर। ये फॉर्मूला आप नोट कर ले, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर ऑन फॉर फ्यूचर। ये मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास वो अमाउंट निकल आएगी जितना पैसा आपका फॉर फ्यूचर बैलेंस में पेंडिंग पड़ा है। यानी अभी आपने उनको इशू नहीं किया तो उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे, तो वो बैलेंस एज इट इज पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज ए रीजन। सॉरी असर्शन है, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एग्रीड बाय पार्टनर। यस, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन और ओरल, बट पार्टनरशिप डीड इज ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म, राइट। सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है, ये देखते हैं रीजन क्या कहता है इसका। रीजन है
पार्टनरशिप डीड लेज डाउन द राइट्स ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर। डेफिनेटली पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होता है और उसके अंदर ड्यूटीज, उनके राइट्स, उनके ऑब्लिगेशन सब डिफाइंड होते हैं। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी करेक्ट रीजन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 36 अगेन रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आइए ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। असर्शन है कॉल्ड अप कैपिटल कैन नॉट एक्सीड इशूड कैपिटल। जो कॉल्ड अप कैपिटल होती है वो जो है ना किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। डेफिनेटली दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये कैसी स्टेटमेंट हमारी, ट्रू स्टेटमेंट है। पेड अप कैपिटल कैन नॉट एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल, और जो जितना पैसा मांग लिया उससे ज़्यादा पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट भी कैसी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों सही है और दोनों सही होने के साथ साथ ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी बन जाता है, क्योंकि कॉल्ड अप के बारे में बात हो रही है ना यहाँ पर। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, चलिए सेक्शन सी पर चलते हैं, सॉरी पार्ट 1 के सेक्शन सी पर चलते हैं। पार्ट 1 का सेक्शन सी क्या कहता है, पहला ही क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है और इंस्ट्रक्शंस हैं 37 to 41 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको वही अटेम्प्ट करने हैं। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 per शेयर। क्लियर है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 1,20,000 शेयर। अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट। All the calls were made and were duly received except the second and final call ₹4 per share. 1,000 shares held by Shiv. His shares were forfeited and afterward reissued at ₹8 per share as fully paid up. Subscribed and fully paid up capital आपको बतानी है कितनी है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। एक्स लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं और कितने रुपए प्रीमियम पर, ₹3 प्रीमियम पर। ठीक है, एप्लीकेशन आई है 1,20,000 के लिए और शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड प्रोटा टू ऑल एप्लीकेंट। तो ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन है। ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल तो ओवर सब्सक्रिप्शन से आपका कोई लेने देना नहीं है। जितने शेयर आपने इशू किए हैं उतने पर कैलकुलेशन होगी। तो 1 लाख शेयर आपने इशू किए हैं, प्रीमियम पर किए हैं, तो प्रीमियम को भी हम शामिल नहीं करते कैपिटल में, इसको भी छोड़ दें। हुआ क्या, हुआ ये है कि सारा का सारा पैसा मांग लिया गया, सारा का सारा पैसा मिल गया, लेकिन सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹4 की आपको 1000 शेयर पर नहीं मिली थी जो कि शिव के पास थे, और उनको आपने कर लिया फॉरफिट और दोबारा से कर दिया रीइशू, वो भी फुली पेड अप में। तो इसका मतलब कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जिसने पैसा नहीं दिया, सारे शेयर कॉल्ड अप भी हैं और पेड अप भी हैं। तो 1 लाख शेयर पर ₹10 के हिसाब से 10 लाख रुपीज आपकी क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली कॉल्ड अप कैपिटल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। इसमें भी हमें असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। ओनर्स होते हैं भाई, क्रेडिटर्स थोड़ा ना होते हैं, क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल एसेट, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। मूवेबल एसेट होती है एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनको हम मूवेबल एसेट्स मानते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं और 39 केस बेस्ड क्वेश्चन अगर है आपके सामने। केस बेस्ड क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, लाभ हानि कितने रेशो में बांटते हैं, 3 तो में। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिशन दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज एग्रीड एट 4:3:3 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट as at 31st March 2021 is as follows। बिल्कुल सही है। तो नया रेशो भी दिया है, पुराना रेशो भी दिया है और बैलेंस शीट में कुछ बैलेंस भी दिया है। बैलेंस किसका दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, जो कि कितना है 90,000। तो आपको याद होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, यदि इसके अगेंस्ट कोई क्लेम ना हो तो ये ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स पे बढ़ जाता है। अगर कोई क्लेम है तो क्लेम की कंडीशन बनती है या तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से ज़्यादा होना चाहिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा है तो बचा हुआ पोर्शन हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। यदि कम है तो उसका हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। और दूसरा केस था क्या
कि अगर कैपिटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर कम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से तो रिवैल्यूएशन से अमाउंट ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछे गए हैं इसके अगेंस्ट। इफ देर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लीजिए तो सीधी सी बात है 90,000 3 दो में बांट देंगे, 3 दो में बांट देंगे तो ए क्रेडिट बी क्रेडिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करें 18 3 36, सॉरी 18 दूनी 36, 18 3 54, 54,000 एंड 36,000 एंड ये आ गया ऊपर 90,000। तो ए एंड बी क्रेडिट और ये हो जाएगा डेबिट। तो 54 और 36, 60 90 ये तो आएगा ही नहीं, 54 और 36 ए क्रेडिट एंड बी क्रेडिट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सी और डी में ना डेबिट है, डेबिट तो होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट होता है, इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्रेडिट की तरफ चला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है आगे, ये भी हमारा जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ़ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000, अब ये 90,000 है, ये 60,000 है, तो 30,000 का हमारे पास बच गया क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांट देंगे किस रेशो में, 3 2 में, 5 से डिवाइड करें 5 6 के 30, 18,000 और 12,000, 18 और 12, 20 और 30 ये तो होगा नहीं, 18 और 12, लेकिन ये डेबिट है ये भी नहीं होगा। ए क्रेडिट एंड बी क्रेडिट 18 12, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, इसी से रिलेटेड है, हाँ जी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है इफ़ अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 1,50,000, तो यहाँ पर 90,000 का हमारे पास था रिजर्व, तो ये बच गया 60,000 का लॉस। ये हमें रिवोल्यूशन अकाउंट से लेना है, किससे लेना है, रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और फिर हम बांट देंगे ए डेबिट बी डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो 60,000 को ए और बी में डेबिट कर देंगे, लेकिन हमें ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। हाँ ये री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो गया 90,000 से डेबिट और रिवोल्यूशन क्या हो गया 60,000 से डेबिट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए ये तो तब बांट देते हैं जब हमारे पास एंट्री करनी है। 90,000 की एंट्री क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना 1,50,000। अब बचा हुआ है तो बांटेंगे। अब क्योंकि सी और डी की एंट्री दी है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसको हटाइए वहाँ से। अब डी रिवोल्यूशन खाली डेबिट है, हाँ होना चाहिए डी ऑप्शन में, लेकिन ऊपर एक ऑप्शन और भी दिया ना डी क्या कि डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये भी तो साथ में डेबिट होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। और 42 पर चलने के लिए हम आ गए हैं पार्ट 2 सेक्शन ए पर, और ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इंस्ट्रक्शन के साथ पढ़ें तो 42 to 48 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। आपको केवल 5 क्वेश्चन इस सेक्शन से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 42 में दिया मैच द फॉलोइंग, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। एक फॉर्मूला इसके साथ लगता है क्या, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज ऑल्सो कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन, एक तो इसमें है एक इसमें है, तो इन दो ऑप्शन को आप क्रॉस करें, ये एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, ये हमारी क्या होती है इन्वेंट्री। सेकंड का ए ऑप्शन, तो ये तो हमने क्रॉस कर दिए। सेकंड का ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो हमने क्रॉस कर दिया ना, इसको रब कर देते हैं, ये तो हमने क्रॉस कर दिया। ऑप्शन सी में दिया है सेकंड का ए, फर्स्ट का सी और सेकंड थर्ड का क्या बच गया बी। डेफिनेटली टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स करंट लायबिलिटीज, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, माफ़ी चाहूँगा। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ऊपर मैच कर लीजिए और लिख लीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का हमारा सी है, सेकंड का हमारा ए है, थर्ड का हमारा बी है। तो सी ए बी देख लीजिए कहाँ है, सी ए बी यहाँ है थर्ड। ओके ओके ओके, कंसेप्ट क्लियर। ओके सर, ओके थैंक यू वेरी मच। चलिए 43 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस इज असरटेन्ड बाय। देखिए अर्निंग कैपेसिटी जो है हमें वो किससे पता लगती है, ऑपरेटिंग रेशो से। जितना ऑपरेटिंग रेशो ज़्यादा होगा उतना ही अर्निंग कैपेसिटी हमारी कम होगी, और जितना ऑपरेटिंग रेशो कम होगा उतनी ही हमारी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जनरली सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करके चलता है। और ज़्यादा होगा तो इसका खर्चे ज़्यादा हैं तो प्रॉफिट हमने कम कमाया है, और अगर ये कम है तो इसका खर्चे कम है, प्रॉफिट हमने ज़्यादा कमाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशो इज, वर्किंग कैपिटल रेशो क्या होता है। देखिए कैपिटल रेशो है तो डेफिनेटली इट इज ए पार्ट ऑफ योर लिक्विडिटी रेशो।
इसका दूसरा नाम क्या है, करंट रेशो। इसका दूसरा नाम क्या है, करंट रेशो। आपसे करंट रेशो क्या होता है ये पूछ सकता है, या वर्किंग कैपिटल रेशो क्या होता है ये पूछ सकता है, तो दोनों में ही आपको कैलकुलेट क्या करना है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज, ये क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट चार्ज्ड। ठीक है, ढूंढ लीजिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर, ये नहीं होगा, प्रॉफिट आफ्टर नहीं होगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बट ए फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को और देख लेते हैं क्या कहता है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है बेटा। कैपिटल रिजर्व किससे मैच करना है, डिबेंचर रिजर्व किससे मैच करना है, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किससे मैच करना है, बॉन्ड्स किससे मैच करना है, ये एलिमेंट हमें दिए गए हैं। तो कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। डिबेंचर रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है, इशू ऑफ शेयरिंग में तो नहीं आता। डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, ओ माय गॉड, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। बॉन्ड्स इज ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सी। तो इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका तो ऑप्शन हो गया क्या, बी बी बी, और इसका ऑप्शन हो गया सी। आइए चेक करते हैं ऑप्शन में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शंस हैं बी 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 एंड सी। ओके, तो बी 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 एंड सी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, समझिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी शोज फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल करेक्ट, ऑफ द कंपनी फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड, ओ माय गॉड, फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड की बजाय एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम अगर लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता। अभी क्या है ये, फॉल्स, अभी क्या है ये, फॉल्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताती है, एज पर कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, रीजन क्या है, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिल्कुल सही, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ए फॉल्स आर करेक्ट, तो ओनली आर इज करेक्ट गिवन है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है ये देखते हैं। 48 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। ए रेशियो रिफ्लेक्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, भैया क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है, नहीं दिखाता, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को शो करता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को, राइट, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो हो गया गलत। ए रेशियो रिफ्लेक्ट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी, ये भी गलत हो गया, दोनों को कैसे दिखाएगा, एक को ही दिखाता है केवल, किसको, क्वांटिटेटिव को, तो दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों गलत है। आइए पार्ट 2 सेक्शन बी पर चलते हैं। पार्ट 2 सेक्शन बी की इंस्ट्रक्शंस दी हैं आपको। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 49 टू 55 अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, कोई 6 क्वेश्चन आपको इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है फिक्स्ड एसेट्स ₹3 लाख, लिक्विड एसेट्स ₹1,80,000, इन्वेंट्री ₹70,000, करंट लाइबिलिटीज आपको दी गई हैं, ये लीजिए करंट लाइबिलिटीज दी गई है 50,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। लीजिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना कितना आसान हो गया आपके लिए। आपको चाहिए क्या, फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओवर वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रोस प्रॉफिट। अब 25% ऑफ कॉस्ट दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट भी दे रखी है, तो इसका 25% 2 लाख, तो 8 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 10 लाख रुपए। कितना हो गया, 10 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए चेक करते हैं हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर। ये दिया है 50,000, 50,000 किस चीज़ का बैलेंस था ये चेक करते हैं क्वेश्चन 49 पर। क्वेश्चन 49 में मेरे को दिया गया है फिक्स असेट्स 3 लाख की, लिक्विड असेट्स 1,80,000 की, इन्वेंट्री जोड़ दूं तो ये हो गया 2,50,000, और माइनस में करंट लायबिलिटीज दी है 50,000, तो वर्किंग कैपिटल हो गई 2 लाख रुपए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल 2 लाख रुपए, तो क्या मैं 2 लाख से इसको डिवाइड कर दूं, जी सर कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। चलिए 2 लाख से इसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 5 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आ गया, 5 टाइम्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बात समझ में आई।
हाँ जी सर, चलिए आगे चलिए, कंसेप्ट क्लियर है हमारा बिल्कुल एकदम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 50 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑपरेटिंग रेशो दिया है 80%। लो भाई लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना होगा सही से बता दीजिए। 20%। हाँ ये कैसे भैया, मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दोनों मिलाकर 100% होते हैं। ऑपरेटिंग रेशो आपको दिया 80%, तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना होगा 20%। ये मैंने लिख लिया है, हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, पूछा हो ना पूछा हो, लेकिन ये मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि अगर आ जाए किसी अलग से क्वेश्चन में और आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 100% के इक्विवेलेंट होते हैं दोनों के दोनों। ऑफिस एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और उसकी रिटर्न्स दी हैं। रिटर्न्स दी हैं तो इसको माइनस कर दीजिए। 9 लाख का नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास बचता है। क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओ माय गॉड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछा तो ऑपरेटिंग रेशो का यूज करना ही पड़ेगा आपको। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडिंग बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट। ठीक है, ये हो गया 80%, तो 80/100 इज इक्वल टू CORF को आपको कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 90,000 रुपीज़ के, डिवाइडिंग बाय RF को हो गया 9 लाख रुपीज़ का। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काट देता हूँ। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कराइए, 9,000 इंटू 80 और इज इक्वल टू CORFO प्लस 90,000। ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। करें सॉल्यूशन इसको, ये हो गया 7,20,000 माइनस में 90,000, ये बच जाएगा कितना, 12 में से 9 गए 3, 6,30,000। दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, हाँ जी सर कर लेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है, और फॉर्मूले को सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, फिक्स एसेट्स दी हैं आपको, टोटल एसेट्स दी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दी है, 9% बॉन्ड्स दिए हैं, ट्रेड पेबल दिया है और पूछा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। लीजिए टोटल एसेट्स तो आपको सीधी सीधी दे ही दी 12 लाख रुपए की। अब बच गया क्या, डेट। डेट में क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर फिक्स एसेट्स नहीं, अरे भाई टोटल एसेट दे दी ना, तो मतलब फिक्स एसेट्स भी दे दी इसमें शामिल। ठीक है, फिक्स एसेट्स इसमें जुड़ी हुई है, ऐसा क्या, ओ माय गॉड। ये हाँ जी टोटल एसेट सही है ना, हाँ जी बिल्कुल सही है। टोटल एसेट कितनी है 12 लाख और डेट्स कितने हैं 6 और 2 8 लाख रुपए। लीजिए 8 लाख से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 1.5:1। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर है क्वेश्चन। जी सर एक बात पूछनी थी, बताइए बेटा ये 9% बॉन्ड्स हमने क्यों नहीं जोड़े। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो होती है ना, दैट इज इंक्लूडिंग द लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दैट इज द इंक्लूडिंग 9% बॉन्ड्स ऑल्सो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब एक कंप्लीट हेडिंग दे दी जिसमें डिवेंचर, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन सब आ गया। ठीक है, तो उसको हम एज इट इज ले लेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन अलग से हेडिंग है, और 2 ही हेडिंग जोड़ते हैं हम लोग, बाकी जोड़ते ही नहीं। तो 9% बॉन्ड जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ऑलरेडी ऐड है, इसलिए हमने इसको अलग से नहीं जोड़ा। ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि आंसर इसके अकॉर्डिंग भी दिया गया है बुक के इसमें 1.33:1 अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो। और हो सकता है कि आप टिक कर आए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का पूरा कि 9% बॉन्ड इसमें नहीं जोड़ेंगे। ऊपर से जैसे फिक्स एसेट्स नहीं जोड़ी ना, कि टोटल एसेट में फिक्स एसेट शामिल होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन एज करंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। क्या ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है। क्या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। क्या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, नहीं है। नॉट शोन पूछा ना, नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ये तो किसका पार्ट होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है ये देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग अर्निंग पर शेयर। देखिए अर्निंग पर शेयर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर, किसके आफ्टर, टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जनरली इक्विटीज के लिए होती है, किसके लिए होती है, इक्विटीज के लिए। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बटे नंबर ऑफ शेयर,
अब है तो ये भी अर्निंग पर शेयर, पर ये कंबाइंड है, क्योंकि हम अर्निंग पर शेयर किसके लिए निकालना चाहते हैं, इक्विटीज़ के लिए। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस ये भी ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर फिर ये पता नहीं कौन से दिए हैं, लेकिन हम कौन सा लेते हैं, इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ दिए गए, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा सिमिलर ऑप्शन है सारे, और मुझे इनमें से कोई भी गलत नहीं लगता, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अर्निंग पर शेयर की जब बात करते हैं तो जनरली हम इक्विटीज के बारे में बात करते हैं। तो इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द करंट रेशो ऑफ कंपनी इज 1.8:1 एंड क्विक रेशो इज 1.6:1 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पिक आउट ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन बोथ करंट रेशो एंड क्विक रेशो। ऐसी ट्रांजेक्शन ढूंढनी है जिनसे दोनों रेशो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 2,000। 10,000 का सामान क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं 2,000 के लॉस पर। तो क्या प्रभाव पड़ा, स्टॉक जो है वो घट रहा है 10,000 रुपये से, और कैश जो है वो बढ़ रहा है 8,000 रुपये से। चलिए अगर कैश बढ़ता है तो क्विक रेशो इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि करंट रेशो में तो दोनों ही आते हैं, तो इससे करंट रेशो तो घटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं बनने वाला। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर 3,000 पेड इन एडवांस, एडवांस में प्रीमियम पेड कर दिया तो कैश फिर घट गया और प्रीपेड अकाउंट में ऐड हो गया। प्रीपेड क्योंकि इसमें शामिल नहीं होते, कैश घट रहा है तो रेशो घट जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर 9,000, अब प्लांट एंड मशीनरी का करंट एसेट से कोई लेना देना नहीं है, खरीदे हैं तो कैश घटेगा, दोनों रेशो कम होंगे, तो कम तो इसने पूछा ही नहीं, तो ये ऑप्शन बचा कौन सा, डी। आग बंद करके टिक कर दें, सर करके भैया लो, भाई लो करके दिखाता हूँ। बिल्स पेबल 2,000 ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिल पेबल से क्या हुआ, बिल्स पेबल घट गए, कैश भी घट गया। अब करंट लायबिलिटीज बेस है दोनों में, अगर करंट लायबिलिटी घट गई तो रेशो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है ये देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अनदर लेबल्ड एज रीजन, करंट रेशो इज ए बैलेंस शीट रेशो। हाँ जी, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। आइडल करंट रेशो इज 1:2, गलत, ये 2:1 होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमें दो स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है वो ढूंढनी है, तो ओनली ए इज करेक्ट, अगर दिया है तो ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 तक हमने सैम्पल पेपर 2 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे दैट इज रिलेटेड टू सैम्पल पेपर नंबर 3, और उसके फर्स्ट हाफ को हम आज अपलोड कर देंगे और सेकंड हाफ को हम जो है नेक्स्ट डे यानी कल मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे फॉर द सैम्पल पेपर 3 फर्स्ट हाफ पार्ट के साथ, और अगले दिन सैम्पल पेपर 3 नेक्स्ट हाफ के साथ। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इनके भी कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।